सके भाई, जिस तरीके से ये पूरा सीन दिख रहा है, राहुल गांधी ने 10 संकल्प दे दिए, महागठबंधन, अभी विनय सर भी कह रहे हैं कि भाई बाकी पार्टियां भी ऑलमोस्ट उस पेज पे हैं। एक बड़ी चीज ये है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे लोग तो इन्हीं सारी चीजों की बदौलत उनकी सियासत चल रही है। अगर जो राष्ट्रीय पार्टी जब इस तरीके के मुद्दे उठाना शुरू कर देंगी, जैसा कांग्रेस ने उठाया अभी, आरजेडी वहां पर भाई एक बड़े उसमें है, अगर ये सारे लोग जब इस तरीके से करेंगे, एक पेज पर रहेंगे ऐसे मुद्दों पर, तो फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सारे लोग करेंगे क्या? फिर आखिर इनकी सियासत का आधार क्या रह जाएगा? नंबर एक, पहले तो मैं जरा ये समझ लूं आपसे, फिर बाकी बात होगी। सके भाई। जी राम प्रकाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्टों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खुशखबरी दे देता हूं कि जब से नीतीश जी ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, बिजली रहती ही नहीं है। अभी पिछले 2 घंटे से बिजली गई हुई है और इन्वर्टर भी बिल्कुल डाउन हो गया है, वाईफाई खत्म हो गया, सब कुछ। तो अब देख लीजिए, मैं खिड़की विड़की खोल के बैठा हुआ हूँ। तो ये होता है सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ये जो है आपका जो सवाल है, दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, देखिए कल जो अत्यंत पिछड़ा न्याय संकल्प राहुल गांधी ने जो जिसकी घोषणा की, 10 पॉइंट्स जो राहुल गांधी ने ऐलान किए, आप इस बात को इस तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार ने भाजपा के पॉलिटिकल हिंदुत्व के नैरेटिव को खत्म कर दिया था। यानी पॉलिटिकल हिंदुत्व के नैरेटिव को सेट करके जो राजनीति करने का स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी के, उस स्कोप को नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करवा के पलीता लगा दिया था। अब वो रही सही कसर जो है वो कल इस 10 पॉइंट ने खत्म कर दी है। क्योंकि अब जो भाजपा 80-20 की राजनीति करना चाहती है, ये ऐलान समझ लीजिए, ये जो कल अति पिछड़ा न्याय संकल्प है या राहुल गांधी की ये 10 घोषणाएं जो हैं, वो रिवर्स 80-20 की तरफ जा रही हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो काउंटर 80-20 की तरफ चली गई। वो जो भाजपा जिस 80-20 की बात करती है, उस 20 में मैं आता हूं, लेकिन कल राहुल गांधी ने जो 80-20 कर दिया है, उस 80-20 में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं और अभी भी वही उनकी 5000 साल पुरानी वाली मानसिकता है कि इसको जो है किस तरह से जो है श्रमिक वर्ग, और मैं उसको श्रमिक वर्ग बोलता हूं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम लोग उसमें आते हैं। वो खेतिहर, किसान, मजदूर हो, चप्पल बनाने वाला हो, किसानी करने वाला हो, राजमिस्त्री हो, तमाम वो लोग हैं, बड़े लकड़ी का काम करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले, वो तमाम लोग हैं। वो श्रमिक वर्ग जो है, वो जो क्लास है, वो तमाम, वो पूरा क्लास इसमें आता है। तो कल जो है बिहार की राजनीति का एक बड़ा माइलस्टोन एस्टैब्लिश हुआ है बिहार में। और ये वर्ग जिस पर कल राहुल गांधी ने जिसको टारगेट किया है, मतलब टारगेट इन द सेंस कि जिस वर्ग के उत्थान की बात की है, जिसको अपलिफ्टमेंट करने की, जिस क्लास को अपलिफ्ट करने की बात राहुल गांधी ने की है, उसकी आबादी 36% है, 112 जातियां हैं उसमें। कर्पूरी ठाकुर के समय में मेरे ख्याल से, शायद अभी प्रफुल्ल सर मुझे बताएंगे, 90 या 92 जातियां हुआ करती थी। बाद में इसमें कुछ जातियों को और ऐड ऑन किया गया, जिसमें मुसलमान जातियां भी है। ये जो 36% अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार के अंदर में, इसमें मुसलमान भी हैं। मुसलमानों की भी कई 10, 12, 15 ऐसी जातियां हैं जो इस अति पिछड़ी कैटेगरी में आती है। जैसे 15% सवर्णों के बारे में जब आप बिहार में सुनते हैं कि जातिगत आरक्षण का जो सर्वे आया उसमें लगभग 15% सवर्ण है, तो उसमें 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है वो मुसलमान सवर्ण है, जिसमें हम लोग आते हैं। मतलब उसमें सैयद, शेख, पठान, ये जो 3 कैटेगरी है सवर्णों की, वो भी उस 15% सवर्ण में। हिंदू सवर्ण जो है 11, 11.5, 12% के आसपास है और 3% मुस्लिम सवर्ण है। उसी तरह से ये जो 36% का आंकड़ा है, इसमें भी मुझे लगता है कि शायद 10-11% अति पिछड़ी मुस्लिम जातियां हैं। तो ये जो अति पिछड़ों के लिए जो बात की गई है, इसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ये जो तमाम योजनाएं जो कल राहुल गांधी जी ने 10 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें आपको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात की है। देखिए मेरे पास सामने में ये है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों पर का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। ये है बड़ा। और देखिए अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम, ये तो है SC/ST एक्ट की तरह हो गया, है ना। और कैपिंग जो 50% की है, उसको हटा करके हम 65% करेंगे। हालांकि ये महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में आ भी जाती है तो ये उसके बस की चीज नहीं है, ये करना केंद्रीय मंत्रिमंडल को है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सकता है। हाँ, ये पंचायत में जो आरक्षण की उन्होंने बात की है कि 20% से बढ़ा के हम 30% कर देंगे,
ये महागठबंधन के हाथ में। ये तो विधानसभा में महागठबंधन प्रस्ताव लेके आएगा, उसको पारित करेगा, कानून बना देगा कि भाई आप 30% का आरक्षण मिलेगा। ये अलग बात है कि भाजपा अगर विपक्ष में हुई तो उनके बैकडोर से कोई यूथ फॉर इक्वालिटी और इस तरह की कोई संस्था, जो उसकी जो अनुवांछित संगठन होते हैं, विचार वही होता है आरएसएस का, वो चला जाएगा हाईकोर्ट, वो तमाम चीजें हैं, वो सब हो सकती है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव से सबसे ज्यादा परेशान जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। यही 36% आबादी जो है, जिसके दम पर नीतीश जी 20 साल से राज कर रहे हैं आपको, और इसका एक बड़ा हिस्सा एनडीए गठबंधन को जाता है। भाजपा को भी नीतीश के चेहरे पर मिलता है। 2005 में 57% अति पिछड़ी जातियों ने एनडीए को वोट किया था। 2010 में यह आंकड़ा 60% से भी ज्यादा का था, जब अति पिछड़ी जातियों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया था। तो ये एक बड़ा डेंट लगाने की कोशिश है कांग्रेस के द्वारा, मैं कहता हूं कांग्रेस के द्वारा, और जिसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, राजद को भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो है राहुल गांधी, उसके बाद अच्छा, राहुल गांधी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि ये जो पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं, ये जो संकल्प है 10 संकल्प, ये अति पिछड़े समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ मुलाकात, बातचीत और डायलॉग के बाद ही तैयार किया गया है ना। बैक टू बैक राहुल गांधी की मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद जाकर के अब अभी भी कुछ लोगों को मैं कहता हूं, पटना से चलने वाले कुछ प्लांटेड यूट्यूबर्स हैं जिनकी अच्छी खासी रीच है, व्यूअरशिप है उनकी, और स्पॉन्सरशिप भी उनका अच्छा है। अब उनको कल बेचैनी हो रही थी कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को आज भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कम से कम घोषित कर देना चाहिए था। अरे भाई, क्यों मुख्यमंत्री पद के लिए परेशान हो रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश महागठबंधन की सरकार आने की स्थिति में तेजस्वी ही है, कोई उसमें इफ और बट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वो तो क्रिएट किया हुआ एक स्पेस हो रहा है, एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं जो इस मामले को जिंदा रखा जाए। सकीब भाई, तब तक आप जवाब दीजिए, फिर विनय सर से मैं दूसरा सवाल ले लूंगा। मेरा ये था कि जिस तरीके से हमने पहले भी देखे हैं लोकसभा चुनाव में या कुछ राज्यों के चुनाव में भी, कि जो मजबूत विपक्ष होता है उसको सिरे से खारिज कर देने का काम भाजपा करती रही है ताकि लड़ाई में किसी और को लाया जा सके। एक दिखाने की कोशिश रहे कि भाई लड़ाई में तो हम और प्रशांत किशोर हैं, महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं। वही कोशिश बिहार में भी हो रही है। सकीब भाई, देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आखिर इतना स्पेस क्यों मिल रहा है। बिहार में हर जगह, हर डिबेट में आप देखेंगे, हर जो यूट्यूबर भी है जिसकी व्यूअरशिप अच्छी है, एक यूट्यूबर को तो मैं पिछले 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं, पटना में बेस्ड है वो प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। उनकी हर सभा को कवर करते हैं, हर शाम में एक आध घंटे का उनका डिस्कशन होता है, उसमें वो प्रशांत किशोर को जबरन, कोई भी विषय हो, एनडीए के बारे में बात हो, महागठबंधन के बारे में बात हो, लेकिन वो 10 मिनट प्रशांत किशोर पे खर्च करते हैं। तो मैं बार बार हम लोग, और मेरा पक्का यकीन है कि बहुत प्लांटेड तरीके से प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सोसाइटी में पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, उसको किसी तरह से उसमें डिवीजन कैसे पैदा किया जाए। प्रशांत किशोर नाम का एक आदमी जो है, एक काल्पनिक कैरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका कोई विजन नहीं है सिवाय वो आरोप लगाने के, अहंकार और दंभ भरी भाषा के, उसका कोई विजन नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि इस बार छठ में जो मजदूर बाहर से पलायन करके आएंगे उनको दोबारा बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना रोजगार पैदा। आप कैसे रोजगार पैदा करेंगे? कितने फैक्ट्रियां खोल रहे हैं आप? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपकी पॉलिसी है? रिजर्वेशन को लेके क्या पॉलिसी है? सोशल जस्टिस को लेके क्या पॉलिसी है? कम्युनलाइजेशन को लेके क्या पॉलिसी है? बिहार के अंदर में निवेश को लेके क्या पॉलिसी है आपकी? किसानों को लेके क्या पॉलिसी है? मक्का को लेके क्या पॉलिसी है? मखाना को लेके क्या पॉलिसी है? कभी भी आप नहीं देखेंगे प्रशांत किशोर किसी भी तरह से इन सब मुद्दों पर डिस्कस करते हुए आपको दिखेंगे। वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, और आरोप किस पर लगा रहे हैं? मंगल पांडे पे लगा रहे हैं आरोप, दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा रहे हैं, अशोक चौधरी पे आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताइए राम प्रकाश भाई, बहुत कॉमन सी बात है, अभी प्रफुल्ल सर भी है, विनय सर भी है, आरोप लगा रहे हैं, कागज भी है उनके पास में, उनके पास बैंक का ट्रांजैक्शन वो पूरी की पूरी जो है, क्या बोलते हैं उसका, बैंक स्टेटमेंट का वो लेकर के मीडिया को दे रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री का डीड दे रहे हैं। क्या जमीन रजिस्ट्री की डीड और बैंक का स्टेटमेंट आपके अकाउंट का मेरे पास हासिल हो सकता है जब तक कि बैंक की तरफ से हमको सहयोग ना मिले?
आरजेडी तो इसमें सहयोग कर नहीं रही। अगर आरजेडी इतनी सक्षम होती कि वो तमाम कागज पत्तर निकाल सकती विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाने के लिए, मतलब सत्ताधारी दल के नेताओं पर आरोप लगाने के लिए, तो आरजेडी खुद क्यों नहीं कर लेती? तो इसका मतलब यह है कि प्रशांत किशोर को एनडीए की तरफ से ही, और एनडीए में जो सबसे मजबूत दल है वो उसकी तरफ से ही प्रशांत किशोर को मटेरियल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि तुम ये माहौल बनाओ, ये मोमेंटम क्रिएट करो। उसके बाद ताकि आरजेडी डिबेट से बाहर रहे। अभी आप देखिए इतना बड़ा, कल इतनी बड़ी घोषणा हुई अति पिछड़े समाज के लिए, मीडिया ने गायब कर दिया इसको। गोदी मीडिया ने इसको गायब कर। गोदी मीडिया के पास यह सवाल है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद तेजस्वी के नाम पे घोषणा नहीं हुई, सीट बंटवारा नहीं हुआ। बस मीडिया के पास यह सवाल है। मीडिया ने इस सवाल पर, ये जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प के नाम पे जो इन्होंने 10 पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में लाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। अभी विजय कृष्ण सर चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि समय कम है और ये जो एजेंडा कांग्रेस ने तैयार किया है ये समाज की अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुंचेगा, अब कांग्रेस को इस पर मेहनत करनी चाहिए। प्रशांत किशोर के पास क्या है? प्रशांत किशोर के पास अपार धन बल है। आपको मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अभी मैं अगर अपना एक ट्राइपॉड और एक छोटा सा माइक लेकर के प्रशांत किशोर के दफ्तर में चला जाऊं और मैं कहूं कि मैं वीडियो बना करके आपका प्रचार करूंगा, वो डील करेंगे हमसे, एक वीडियो पर 1000 रुपए आपको दूंगा, आप बनाइए, 10 लोगों को बैठाइए, सबसे कहिए कि जनसुराज को वोट दिलवाएंगे, आपको इतने पैसे देंगे। उनका ऐसा कैंपेन चल रहा है। वो कोई ऑर्गेनिक भीड़ प्रशांत किशोर के लिए नहीं आ रही है, वो कोई ऑर्गेनिक डिस्कशन प्रशांत किशोर के लिए नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर को प्लांट किया जा रहा है एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर। और जहां तक उम्मीदवार मिलने की बात है, तो आप टीडीपी को ला करके यहाँ चुनाव लड़वा दीजिए, डीएमके को लाकर बिहार में चुनाव लड़वा दीजिए, यहाँ उसको भी उम्मीदवार मिल जाएगा। टीडीपी बोले कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो टीडीपी को भी उम्मीदवार मिल जाएगा 243 सीट पे। चुनाव लड़ने वालों की कमी थोड़ी है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुझे बसपा की तरफ से ऐसा ऑफर है कि मैं अभी हाँ कर दूं, कल मेरे पास बसपा का सिंबल आ जाएगा, चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले बसपा का झंडा मेरी छत पर लग जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी कि जाके प्रचार कीजिए आप। तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की भी कमी नहीं है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है। और वो चूंकि उन पर एक चस्पा होता जा रहा था बीजेपी की बी टीम का, इसलिए इन्होंने उस प्रोफाइल से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा एक अटैक कर दिया एनडीए की तरफ, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि नहीं भाई, ये आदमी तो बैलेंस करके कर रहा है, ठीक है। ये है।